तो हर जिम जाने वाले को लगता है कि वो जिम में सब कुछ सही कर रहा है, पहले से ज़्यादा वेट उठा रहा है, पहले से ज़्यादा खाना खा रहा है, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी गेन्स नहीं हो रहे। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। अभी है मेरी फिजिक 5 साल पहले जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन करा था, और ये है मेरी करंट फिजिक। इन 4-5 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, बहुत सारे ट्रेनिंग स्प्लिट्स फॉलो करे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। टाइम के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी मैंने मिस्टेक्स करी थी वो ज़्यादातर बिगनर लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने करी थी और मोस्ट प्रोबेबली आप भी कर रहे हैं, चाहे आप जिम में नए हो या आपको 5-10 साल भी हो गए जिम जाते हुए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आप तो मिस्टेक्स नहीं कर रहे। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो मिस्टेक है जो कि हर बिगनर करता ही करता है वो है टू मच वॉल्यूम। अब टू मच वॉल्यूम से मेरा क्या मतलब है, तो जब भी कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है तो उसका ट्रेनर या उसका दोस्त उसे एडवाइस करता है कि सबसे पहले ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। ब्रो स्प्लिट में हम दिन में एक मसल को ही ट्रेन करते हैं, जैसे एक दिन बैक हो गई, एक दिन बाइसेप हो गई, एक ट्राइसेप हो गई। लेकिन ब्रो स्प्लिट इतना ऑप्टिमल नहीं है मसल ग्रोथ के लिए, खासकर नेचुरल लिफ्टर्स के लिए। अब इसका नुकसान ये है कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम से हमारा मसल रिकवर नहीं कर पाता, खासकर जब हम नेचुरल होते हैं। अब कोई एनहांस बॉडी बिल्डर है ना भाई, वो तो चाहे मिट्टी भी खा ले और ट्रेन भी ना करे, उसके मसल फिर भी ग्रो करेगी ही करेगी। तो अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड लाइफ टाइम नेचुरल बॉडी बिल्डर को देखोगे जिसकी फिजिक अच्छी खासी है, जैसे कि यथार्थ, ब्रो स्प्लिट को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके पीछे काफ़ी सॉलिड रीज़न है। शुरू के 6-7 महीने मैंने भी ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था। नो डाउट मेरी मसल बनी थी, पर ब्रो स्प्लिट की जगह अगर मैं शुरू से ही पुश पुल लेग फॉलो करता तो मुझे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ देखने को मिलती। ओके, तो पुश पुल लेग में क्या होता है कि हम एक दिन पुशिंग मूवमेंट्स करते हैं जैसे कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। अगले दिन हम करते हैं सारी पुलिंग मूवमेंट्स अपर बॉडी की जो होती है बैक एंड बाइसेप, और उसके नेक्स्ट डे हम करते हैं लेग की एक्सरसाइजेस। ओके, तो पुश पुल लेग का डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि उससे ना भाई मेरी आर्म्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, तो इसीलिए मैंने उसको मॉडिफाई करके उसमें एक आर्म्स डे ऐड कर दिया। तो मैंने पुश डे में से ट्राइसेप हटा के, पुल डे में से बाइसेप हटा के उसको एक डेडिकेटेड डे दे दिया। तो जब से मैंने शुरू करा है मुझे मेरी आर्म्स पहले से ज़्यादा बेटर लगने लगी है। तो अभी के लिए तो मैं मंडे को चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करता हूँ, ट्यूसडे को बैक ट्रेन करता हूँ, वेडनेसडे को मैं अपने बाइसेप एंड ट्राइसेप को ट्रेन करता हूँ, और थर्सडे को लेग ट्रेन करता हूँ और इसको रिपीट करता हूँ। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब लेट्स सी फ्यूचर में हम इसमें कोई और अपडेट करते हैं। तो अभी के लिए तो मैं यही स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी जो गलती है जो कि काफ़ी लोग करते हैं वो है नॉट स्टिकिंग टू अ वर्कआउट प्लान। इससे मेरा क्या मतलब है, अब लोगों को लगता है कि अगर वो एक ही एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो उनके मसल को उसकी आदत हो जाएगी और कुछ टाइम बाद वो ग्रो नहीं करेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसल को नहीं समझ आता कि आप कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हो, मसल को बस स्टिमुलस समझ आता है। तो अगर आप कोई एक्सरसाइज अच्छी फॉर्म के साथ लगा रहे हो और टाइम के साथ उसमें अपना लोड इंक्रीज करे जा रहे हो, या तो रेप्स बढ़ाकर या फिर वेट बढ़ाकर, तो आपका मसल ग्रो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए यू शुड स्टिक टू अ वर्कआउट प्लान फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, ताकि आप उस एक्सरसाइज को मास्टर कर पाओ। मास्टर नहीं तो कम से कम उसमें बेटर तो हो पाओ। अब 6 महीने सेम एक्सरसाइज करने के बाद यू कैन चेंज द एक्सरसाइजेस। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो या मज़ा नहीं आ रहा है, इससे आपके जिम में भी इंटरेस्ट बना रहेगा। पर एक ही एक्सरसाइज को बहुत लंबे टाइम करने से आपके गेन्स नहीं रुकेंगे। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है ये भी काफ़ी लोग करते हैं, जो है नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ या फिर ट्रेनिंग टू हार्ड। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि भाई मसल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है। तो अगर आप पूरी ज़िंदगी सेम वेट ही उठाओगे तो मसल प्लेटवेट कर जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। इसी वजह से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि तो आपने मसल को पिछली बार जितना स्टिमुलस दिया था, मतलब कि कितना वेट उठाया था और उसके कितने रेप्स करे थे, नेक्स्ट टाइम आपको उससे ज़्यादा स्टिमुलस देना है मसल को, या तो वेट बढ़ाना है या फिर रेप्स बढ़ा देने। जैसे कि आपने भी बेंच प्रेस लगाया 20 kg के साथ 5 रेप्स, तो नेक्स्ट वीक ट्राई करना है या तो आप उस पर वेट बढ़ाओ या फिर एक रेप बढ़ा दो। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्लो रेप्स करते हैं, टाइम अंडर टेंशन को कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज कर देते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा वेट उठा रहे हो और उसमें आप ज़्यादा ही स्लो रेप्स लगाओगे तो उससे आपके जॉइंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा, जिससे आपको रिकवर करने में भी दिक्कत होगी और आपके इन जनरल भी जॉइंट्स में पेन रहेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको स्लो इंसेंट्रिक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये नहीं है कि स्लो इंसेंट्रिक पार्ट छोड़ ही दिया और एकदम झूलने लग गए। एक्सरसाइज को कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है, पर 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है स्लो इंसेंट्रिक्स पे, नहीं तो ज़्यादा वेट से जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, जो कि लॉन्ग टर्म में फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। अब आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है जिसमें आप 8 से 12 रैप के बीच में फेलियर हिट कर रहे हो, वो भी एक अच्छे फॉर्म के साथ।
तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो कि सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है रिकवरी पर ध्यान नहीं देना। लोगों को लगता है कि भाई मैं 7 के 7 दिन जिम जाऊँ, 7 के 7 दिन ट्रेन करूँ, थोड़ा भी टाइम नहीं मिस हो जाना चाहिए कि जहाँ मसल काम ना कर रहा हो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकवरी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अगर आप जिम में जाकर मसल को तोड़ रहे हो तो उसे रिकवर होने का टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो हफ्ते में एक रेस्ट डे लेता हूँ जो कि संडे होता है, क्योंकि मेरा ये वाला जिम संडे को क्लोज रहता है, तो मुझे रेस्ट का बहाना मिल जाता है। तो इस दिन मैं क्या करता हूँ, कोई गेम वगैरह खेल लेता हूँ, बैडमिंटन या फुटबॉल वगैरह, ताकि मेरा कैलोरी एक्सपेंडिचर ठीक रहे और मेरे मसल को भी रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए। रिकवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्लीप, क्योंकि स्लीप के दौरान ही सबसे ज़्यादा हमारा मसल गेन होता है। उसी वक्त वो मसल के डैमेज को रिपेयर करती है, जिससे हमारा मसल ग्रो करता है। तो इसीलिए दिन में 7 से 9 घंटे के बीच की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है कि 9 घंटे की स्लीप इज़ टू मच फॉर मी, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 7 से 8 घंटे की स्लीप लूँ। अब बाकी सबका अपना हिसाब होता है, पर 7 से 8 घंटे इज़ मिनिमम। अब स्लीप इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिरेगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने से आपका मसल अच्छे से बिल्ड नहीं होगा और कॉर्टिसोल से आपका मसल लॉस हो जाएगा उल्टा। इसीलिए स्लीप आपके रिकवरी और हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद और हफ्ते में एटलीस्ट एक रेस्ट डे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हो। अब मेरा आइडियल सिनेरियो तो यही रहेगा कि मैं 4 दिन ट्रेन करूं और 1 दिन छुट्टी लूं, उसके बाद 4 दिन ट्रेन करूं, 1 दिन छुट्टी लूं। पर इसमें क्या होता है कि मेरा जिम क्योंकि संडे को बंद रहता है, तो मैं ये वाला स्प्लिट फॉलो नहीं कर पाता हूँ। अब फ्यूचर में आई विल जॉइन अ जिम जो संडे को भी खुला रहता है, तब मैं ये वाला वर्कआउट प्लान फॉलो करूंगा और देखूंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। अभी के लिए तो मैं 6 डे वर्कआउट करता हूँ और 7 डे रेस्ट लेता हूँ। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो भी काफ़ी कॉमन है और इसके अराउंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, जो कि है डाइट। अब सबसे पहले तो भाई कन्फ्यूजन इस वजह से होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तब मैं स्किनी फैट था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्किनी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने उस टाइम गेन करा था। अब ऑनेस्टली उस टाइम मुझे नॉलेज भी नहीं थी, तो जो मेरे ट्रेनर ने बोला मुझे गेन करने को, विच आई थिंक वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि उस वक्त मैंने गेन किया था तो मैं क्लीन एंड डाइट पर होके भी अपना प्रोटीन प्रॉपर ट्रैक ना करके भी सिग्निफिकेंट मसल मास पुट ऑन कर रहा था, जस्ट बिकॉज कि मैं गेन कर रहा था। वहीं अगर मैं बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहा होता या फैट लॉस कर रहा होता तो उस दौरान मेरा मसल ग्रोथ कम हो सकता था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रोटीन इंटेक पर इतना ध्यान नहीं देता था, जिससे मेरा मसल लॉस का रिस्क बढ़ जाता। तो मोस्ट बिगनर्स के लिए जो कि फैट या स्किनी फैट है, आई वुड रिकमेंड गेनिंग, क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसको आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंसड है एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल के, उसके बाद ही आप बॉडी रिकम्पोजिशन करिए। उससे पहले कीप इट सिंपल, ताकि आप ना एक बार जिम की आदत डाल लो, उसके बाद यू कैन ट्राई बॉडी रिकम्पोजिशन। क्योंकि अगर आपका एक बार फ्लो बन गया जिम जाने का कि आप डेली जिम जा रहे हैं, अपना कैलोरीज वगैरह भी अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, तो बॉडी रिकम्पोजिशन करना बहुत आसान है। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको भाई बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। तो उस वक्त अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन काफ़ी ईजी बना दूंगा, तो यू कैन फॉलो मी। अब वैसे तो मैं डाइट के ऊपर फ्यूचर में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, तो यू कैन स्टे ट्यून्ड अगर आपको वीडियोस देखनी है, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर आप स्किनी फैट है या स्किनी है तो आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी। अब लास्ट जो मिस्टेक है वो वैसे तो काफ़ी छोटी मिस्टेक है, पर बॉडी बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग गेम और छोटी छोटी चीज़ें ही कंपाउंड होकर लास्ट में बड़े रिजल्ट देती है। तो नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर इस मिस्टेक जो कि काफ़ी बिगिनर करते हैं। इस चीज़ को मैंने भी काफ़ी टाइम इग्नोर करा है, और भाई ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है भी नहीं, और ना इस चीज़ का हमें कोई सप्लीमेंट लगता है। हर बंदे के घर में पानी आता है, तो भाई उसको पीना कितना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करके ही लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स से बात करने के लिए, पर अगर मैं वो सारे बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन और मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अभी के लिए तो मैं बस इतना कह के इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप चाहे जितनी मर्जी मिस्टेक्स कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, जस्ट मेक श्योर कि यू आर इन्जॉइंग द प्रोसेस, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस इन्जॉय करेंगे तभी आप ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। अब मुझे खुद 4-5 साल हो गए जिम जाते हुए। अब मैं 4-5 साल से जिम इसीलिए जा पा रहा हूँ क्योंकि आई इन्जॉय द प्रोसेस। मुझे जिम जाकर मज़ा आता है, और अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आएगा तभी आप वो लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा ही मन होता है जिम जाने का, कई बार होता है मन की भाई आलस आता है कि नहीं जिम जाना है, पर मैं फिर भी जिम जाता क्योंकि मुझे आदत बन चुकी है कंसिस्टेंट रहने की। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग रन में दूसरों से अलग बनाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, अगर नहीं पसंद आई है तो यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।